प्रिपरेशन। चलो तो हम आज करने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटी के बारे में, व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, ठीक है। तो पॉलिटी जो है राज व्यवस्था, यानी किसी भी कंट्री का जो सिस्टम होगा, जिस पर वो बेस्ड होंगे, जो उसकी रूलिंग जिस सिस्टम पर बेस्ड होगी, उसे कहते हैं राज व्यवस्था। मीन्स के वेदर वो गवर्नमेंट कैसी होगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी, या फिर उस गवर्नमेंट में जो इलेक्टिव हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये हम पॉलिटी के थ्रू पढ़ेंगे। और इसके अलावा सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स दिए जाएंगे, कौन कौन सी जो नीति निदेशक सिद्धांत जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए है, या फिर कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें हम पॉलिटी में कवर करते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये भी आ जाता है जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे एकदम हमने अडॉप्ट नहीं किया है, बिकॉज वी आर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, है ना। पास्ट में हम रूल किए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उस वजह से उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम था, दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक कारण भी था अडॉप्शन का, क्योंकि हमारी कंट्री देखो बहुत वास्ट है ना, और बहुत डाइवर्स है। वास्ट और उसके साथ साथ डाइवर्स भी। डाइवर्स मीन्स के आपको पता है कि यहाँ पर हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना। लेके ट्राइबल से लेके हमारे पास हर तरह के लोग हैं। तो सभी के राइट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सभी की जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स पढ़ेंगे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, कि किसी भी चीज के एकदम तो कोई चीज बनती नहीं है ना। तो उसमें टाइम लगता है उसके बनने में, अडॉप्शन में। तो वो सारी चीजें हमने देखनी है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या था। 1857 की क्रांति के बारे में सबने सुना था, सबने मतलब पढ़ा ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रानी झांसी की रानी और वो जो क्रांति हुई थी, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से आता है, छोटी सी स्टोरी में बताती हूँ। देखो, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे सन 1600 में एज अ ट्रेडर्स, है ना। 1600 में एज अ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मीन्स व्यापार करने के लिए। लेकिन इससे भी पहले की ये स्टोरी बहुत पुरानी है कि हाउ ब्रिटिशर्स नो के देयर इज इंडिया, और वहां पे इतनी सारी वेल्थ है कि वो अट्रैक्ट हुए इधर की तरफ कि ट्रेड करें, ठीक है, अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो सबसे पहले कौन आया था इंडिया? पुर्तगीज आए थे, है ना। जो पुर्तगाली लोग होते हैं वो आए थे पहले। तो कौन आया था? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। उसके छोटी सी स्टोरी है, अगर तुम बैकग्राउंड समझ जाओगे तो तुम्हें बहुत इजी होगा कि क्यों आए थे और फिर बाद में उनका क्या पर्पस रहा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखो, एक छोटा सा बस मैं यूरोपियन मैप के अकॉर्डिंग तुम लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। सारा ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इतना हिस्सा। देखो, ये हमारा इंडिया है और ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है। अब यूरोप में यहाँ पे है पुर्तगाल, यहाँ पे है स्पेन, यहाँ फ्रांस, यहाँ जर्मनी, और यहाँ पे अदर कंट्रीज है, ठीक है। तो अब हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे ये मुस्लिम अरब ट्रेडर्स थे, अरब लोग रहते थे। और यहाँ पे क्या था? टर्किश एम्पायर, ऑटोमान एम्पायर, है ना। ऑटोमान एम्पायर के नाम बारे में सुना है? ऑटोमान एम्पायर, ओटोमान साम्राज्य। देखो, मैं बताती हूँ, जो तुर्की का साम्राज्य थे ना, तुर्की का साम्राज्य या टर्किश एम्पायर जो था, उसे कहते थे ऑटोमान एम्पायर।
टर्किश एम्पायर। देखो मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ, अभी रिसेंट में क्या थी, एक सीरीज आई थी, अगर किसी ने देखी हो, अर्तुगरुल गाजी, नाम सुना है? 5 सीजन चले थे उसके, अर्तुगरुल गाजी, नहीं सुना? कोई बात नहीं। तो अर्तुगरुल गाजी बेसिकली जो ओटोमान एम्पायर का संस्थापक था, उस्मान, उसके पिता थे, ठीक है। वो एक छोटी सी जनजाति से बिलोंग करते थे, काई कबीले से, और उसके बाद उन्होंने ये इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, तुर्की का साम्राज्य। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर था तुर्की और यहां पर था, तो इन्होंने यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए। तो जब लैंड से ट्रेड होता था इंडिया में या इधर चाइना में या इधर, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्या इन्होंने क्या किया, ये सारी जो पोस्ट थी इनके कब्जे में थी, अरब्स के, ठीक है। इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि इधर से चले जाएं, तो इधर से जाएंगे तो जिंदा तो नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि इधर यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल प्लेन है, तो बेटा ये प्लेन नहीं है, यहाँ पे यूराल्स हैं जो कि पहाड़ हैं वहां पर यूरोप में, और ये पूरा एरिया परमानेंटली फ्रोजन रहता है, जमा रहता है, यहाँ पे कोल्ड है, मतलब ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है। तो वो इधर से आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रूट था, लेकिन ये किसने बंद कर दिया, अरब्स ने बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मीन्स इनमें हमेशा अरब्स में और ब्रिटिशर्स में इनमें झगड़ा रहता था। और ब्रिटिशर्स कहाँ से, यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, ब्रिटिश यहाँ से थे। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर इंग्लैंड और ये छोटा सा ब्रिटिश एम्पायर था। तो यहाँ से आना पॉसिबल नहीं था। पुर्तगीज ने यहाँ से आने का जो है एक रास्ता खोजा, वो यहाँ से इंडिया कालीकट के तट पर पहुंचे वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा पहले आया, देन ब्रिटिशर्स नो, क्योंकि हम ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से करेंगे। इतना तो समझ आया ना कि इन्होंने तो यहाँ से रास्ता बंद कर दिया, ठीक है। अब इनको तो ट्रेड करना था ना, क्योंकि बेटा हमारी कंट्री उस टाइम पे, टिल द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, और उस टाइम पे जब ये लोग आए थे, इतना फ्लोरिशिंग था हमारे यहाँ पे, गोल्ड, हमारे यहाँ पे जो स्पाइसेस, जो फसलें हमारे यहाँ की थी, कपड़े से लेकर के जो भी चीजें होती थी, तो तुमने सिल्क के कपड़े, मुस्लिम कपड़े के बारे में सुना होगा, मसलिन, एक मलमल का कपड़ा होता है वो, सिल्क के कपड़े और हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ के इतने पॉपुलर थे कि वो फॉरेन मार्केट में बहुत ज्यादा दामों पर जाते थे। और मेन थी कॉटन, ठीक है। कॉटन जो था ना, इनके यहाँ पे उगता नहीं है, क्योंकि इनका क्लाइमेट वैसा नहीं है। हमारे वो सिर्फ ह्यूमिड क्लाइमेट में, गर्म क्लाइमेट में ही हो सकता है कॉटन, उनके क्लाइमेट में जो कि ठंडा क्लाइमेट है वहां नहीं हो सकता था। तो वो कॉटन भी यहाँ से रॉ कॉटन ले जाते थे और वहां पर फाइन जो कपड़े होते थे वो बना के लाते थे, और फिर यहाँ पे चीपली उनको महंगे दामों पे बेचते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे वास्को डी गामा पहले आया, एंड देन यूरोपियन, जब वास्को डी गामा यहाँ पे आया, आने के बाद वो जब यहाँ से अपने कार्गो भर के लेके गया सामान से इंडिया में से, और जब उसने यूरोपियन मार्केट में वो बेचे तो उसे बहुत प्रॉफिट हुआ। मतलब जितना वो यहाँ से खर्च करके लेके गया था उससे 2 गुना 3 गुना उसे प्रॉफिट हुआ। तब यूरोपियंस को पता चला कि अच्छा ऐसी कोई जगह है इंडिया और वहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, तो वो भी फिर आना स्टार्ट हुए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद डच आए, और लास्ट में आए थे ये 1600 में ब्रिटिश, ठीक है। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहला तो उनका ये रहा कि जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहले सर टॉमस रो, उस समय सुल्तान जो थे यहाँ के इंडिया के, जहांगीर थे, सर टॉमस रो ने परमिशन ले ली ट्रेड करने की, ठीक है। तो उसके बाद से एज अ ट्रेडर इंडिया में आ गए, और 1765 तक, देखो इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो वो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें भी बताऊंगी। और 1765 तक ये इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने, देखो यहाँ पर वो है बंगाल, ये बंगाल का साम्राज्य था इंडिया में, ठीक है। बंगाल का साम्राज्य, बंगाल सिर्फ अकेला पश्चिम बंगाल नहीं, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, और ये जो नॉर्थ ईस्ट का मेघालय वाला पार्ट था, ये पूरा बंगाल में आता था। और ये बहुत रिच प्रोविंस ही थी। रिच प्रोविंस मीन्स कि ये बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए, और जो यहाँ पे ना माइंस थी, अभी भी जब हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे मैं बताऊंगी, यहाँ पे बहुत सारी माइंस है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें इनकी माइंस है। तो ये बहुत रिच प्रोविंस थी ट्रेड के तौर पर। तो उन्होंने यहाँ पे फिर 1765 में दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए। अब दीवानी वर्ड देखो मैं बताती हूँ,
दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टैक्स, कि यहाँ पे जितना भी वो होता होगा ट्रेड या वो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम तक किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये हमारे लिए इतने ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं कि ये हम ही पर कब्जा कर लेंगे। तो इसे याद रखना, दीवानी राइट्स रेवेन्यू। अब रेवेन्यू वर्ड बेटा आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, अगर आप आगे भी तैयारी करोगे तो रेवेन्यू रिलेटेड जो होता है। तो रेवेन्यू क्या होता है? देखो मेनली हमेशा इसे याद रखना रेवेन्यू वर्ड को, टैक्स। ठीक है, जो वहां पे जो टैक्स वगैरह लगाते थे तो वो राइट्स इन्हें 1765 तक मिल गए और उसके बाद इनकी टेरिटोरियल पावर स्टार्ट हो गई। मैं इसे इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, तो इसलिए ये हम सब मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ओपनली पढ़ेंगे। फिर 1858, अब ये क्या था? क्योंकि 1757 में, इससे पहले 1757 में क्या हुआ था? 1857 में क्या हुआ था? सिपाही म्यूटनी। क्या जो क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति? फर्स्ट, हाँ, उसे फर्स्ट फ्रीडम वॉर भी कहा जाता है ना? फर्स्ट फ्रीडम वॉर भी कहा जाता है किसको? 1857 की जो क्रांति हुई थी कि झांसी की रानी और ये सब, झांसी की रानी और नाना साहेब, तात्या टोपे, ये सब मेरठ से कुछ, मेरठ से क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ गए थे। बहादुर शाह जफर उस समय नॉमिनल हेड, नॉमिनल मीन्स कि सिर्फ नाम के सुल्तान उस समय थे। ठीक है, वो दिल्ली तक गए और फिर क्रांति शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स से वो लड़े लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि उसके बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स थे। ठीक है, तो उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो ऐसा नहीं था 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, सफल तो नहीं हुई, लेकिन 1857 की क्रांति की वजह से 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये थी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको इसके इन्फ्लुएंस को खत्म करके जो क्राउन था वहां का, ब्रिटेन का क्राउन था, क्राउन मीन्स ब्रिटेन में जो वहां की क्वीन थी एलिजाबेथ, वहां उन उन लोगों ने इसको, इंडिया को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अपने कंट्रोल में मतलब कि अब वहां के गवर्नर आएंगे, वहां के वायसराय आएंगे, वो इस पे रूल करेंगे। ठीक है, पहले तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन 1857 की क्रांति में जब उन्होंने देखा कि इतनी इतनी ज्यादा वहां की जो पब्लिक है वो इतनी ज्यादा वो हो गई है इन लोगों से डिससेटिस्फाइड, तो उन्होंने डायरेक्ट कंपनी रूल अपने हाथ में ले लिया, कंपनी का रूल खत्म करके क्राउन ने अपने हाथ में रूल ले लिया। ठीक है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो 1858 में आप लिखोगे कि ब्रिटिश अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ रूल ओवर इंडिया। तो इन्होंने 1858 में, ठीक है, बस ये दो तीन चीजें इसलिए बता रही हूँ इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं और वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ओपनली पढ़ेंगे कि 1600 में एज अ ट्रेडर्स आए, देन 1765 में इन्होंने वहाँ के बंगाल के, इसमें ये भी लिख लेना दीवानी राइट्स किस किस एरिया के लिए थे, एक तो बंगाल, बंगाल में ही उड़ीसा, उड़ीसा और असम, बंगाल उड़ीसा और बिहार, असम का तो तब वो भी नहीं था, वो बंगाल में ही था असम। और बंगाल जब हम कहते हैं बंगाल, तो बंगाल इट्स नॉट ओनली, देखो ये प्रेजेंट मैप है इंडिया का कि प्रेजेंट में ये है ईस्ट वाला साइड, तो बंगाल जो था वो नॉट ओनली दिस, वो था ये पूरा, ये पूरा बंगाल था। ठीक है, अभी ये बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का ही पार्ट था। देखो ये मैंने साइड का जो बनाया है उसमें देखना कि क्या क्या है, यहाँ पे था, इसे कहते थे पूरे को बंगाल। अब इसमें यहाँ पर था उड़ीसा,
ये बंगाल, यहाँ बिहार, और ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, और ये पूरा बांग्लादेश, ये सब पूरा बंगाल का पार्ट था। तो हमें अभी ऐसा लगता है कि बहुत छोटा था, नहीं, बहुत बड़ी टेरिटरी थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था इनके एक्ट्स। तो सबसे पहले इनके आए थे एक्ट्स। ठीक है, तो उसमें कंपनी रूल में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें जो हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट चीजें करेंगे, हमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि उतना पूछा भी नहीं जाता। द कंपनी रूल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो सबसे पहले कंपनी रूल ड्यूरिंग द कंपनी रूल क्या क्या चीजें आई, क्योंकि आप देखो, आप लोगों का जो ना सभी का मीन्स एग्जाम का पैटर्न इतना वैसे डायनामिक हो गया है कि क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, कहीं से मीन्स के आपके सिलेबस में से ही आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज छोड़ देते हैं कि ये लेस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सोचें कि ये लेस इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है जो टॉपिक हम छोड़ के चले जाते हैं उसमें से आ जाता है, और फिर कहता है यार इससे पढ़ लेना चाहिए था, एक बार काश हम पढ़ लेते तो शायद ये क्वेश्चन हमसे हो जाता। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें क्या डेवलपमेंट थे, सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी सबसे पहले ये थी कि ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप, ब्रिटिशर्स ने पहली बार कोई ऐसा एक्ट लेके आए जिससे कि यहाँ पर और फर्दर कंट्रोल किया जाता है। तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल and regulate affairs of the company. अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो ये पहला स्टेप था कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट का अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो यहाँ पे इंडिया में है उनको कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का। ठीक है, और इसमें ना इन्होंने एक और चीज कंपनी को मिली, दैट इज रिकॉग्निशन। तो फर्स्ट टाइम कंपनी गॉट रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मीन देखो, पहले तो कंपनी के बारे में बता देती हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको वहां से सिर्फ जो ब्रिटिश कोर्ट था वहां से परमिशन ली, उन लोगों ने वहां से सिर्फ परमिशन ली टू ट्रेड इन इंडिया, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जब ये सारे डेवलपमेंट उन्होंने देखे कि इट्स अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से लेकर जाते थे ना इतना सारा रॉ मटेरियल, इतने सारे शिप जाते थे, कार्गोज जो होते थे, तो जब वो वहां पर जाते थे तो लोग कंपनी जो क्राउन होता तो क्राउन को कोई मतलब नहीं था, इन लोगों को बस प्रॉफिट चाहिए होता था। जैसे कि कंपनी परमिशन लेके आई है, ठीक है, वहां पे ट्रेड करने के लिए, तो क्राउन जो था इस ये कंपनी उसको सिर्फ पे करती थी। ठीक है, जो भी ये अर्न करती हो उसमें से कुछ अमाउंट क्राउन रूल को पे करती थी, वहां की जो क्वीन थी। क्राउन जब भी हम कहते हैं ना, इट मीन्स कि वहां की जो रूलर थी उसको ये पे करते थे। ठीक है, तो उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब ये वाला एक्ट आया तो इन्होंने इसे फर्स्ट टाइम कंपनी को रिकॉग्नाइज किया एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी।
और हमारी कंट्री अकेली नहीं थी जो इनकी कॉलोनी थी। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस तो एक अलग हो गया, फ्रांस पे इन्होंने रूल नहीं किया, फ्रांस तो अलग ही एक कंट्री थी। बट वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ब्रिटिशर्स ही हैं। अमेरिकन, अमेरिका पे इन्होंने कब्जा किया, फिर वहां पे जाके ये लोग रहने भी लगे, है ना। तो अमेरिकन आर ऑल्सो ब्रिटिश इन ब्लड, अगर देखा जाए तो वहां पर भी इन्होंने किया था। अफ्रीका को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, और हमारी कंट्री को तो पूरा ही एक्सप्लॉइट किया था कि अभी भी हमारी इकोनॉमी 1990 के बाद भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा सुधर गई थी। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, क्या क्या रिकॉग्नाइज किया। तो इसने इट डेजिग्नेटेड, जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, बंगाल का उस समय जो भी गवर्नर जनरल था, तो उसको इसने रिकॉग्नाइज किया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया इस एक्ट के थ्रू। तो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, वो नाम ही मुझे बताना है क्योंकि नाम ही याद रखना है। इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज, देखो इसे ऐसे लिख लेना, गवर्नर को शॉर्ट में जीओवी और जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो जो थे वो थे लॉर्ड, ये अपने नाम के आगे लॉर्ड जरूर लगाते थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये चीजें याद रखनी है। और एक और चीज है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दूसरा जो एक्ट आया था उसमें फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने डेजिग्नेट किया था, जो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, और कुछ प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि मद्रास, मद्रास प्रेजेंट में मद्रास का नाम क्या है, एंड बॉम्बे, मद्रास एंड बॉम्बे। तो मद्रास एंड बॉम्बे, प्रेजेंट में मद्रास का नाम क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, और बॉम्बे का महाराष्ट्र। ठीक है, ये पहले बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं था, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलके बॉम्बे, इंग्लिश इनको कहते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, वैसे वो मराठा साम्राज्य का पार्ट था, बट ये लोग उनको उस पूरी प्रोवेंसी को बॉम्बे कहते थे। ठीक है, और मद्रास प्रोवेंसी, इन दोनों प्रोवेंसी को मिलाकर सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ये दोनों प्रोविंसी बंगाल, जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल बना उनके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, इस बात का मतलब क्या था, देखो सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मींस कि इन प्रेसिडेंसीज के या इन प्रोविंसी के जो भी गवर्नर होंगे वो इसके अंडर काम करेंगे। ठीक है, वो उस समय जो था वॉरेन हेस्टिंग, उसके अंडर में काम करेंगे, है ना। सबऑर्डिनेट का मतलब है वो उनको उनके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। सबऑर्डिनेट एक तरह से होता है कि किसी के सपोर्ट से, है ना, तो वो इनके सपोर्ट से ही काम करेंगे। अब ये इनको कोई फ्रीडम नहीं रही, ये दोनों प्रोविंसी इनकी हो गई, मतलब ये इनको गवर्न करेगा क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया।
ठीक है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थर्ड इम्पोर्टेंट तुम लोगों को लिखना है कि इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? 1774 में कैलकटा, जो कि प्रेजेंट में हमारा कोलकाता है। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें से आते हैं क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। तो पहले न्यू दिल्ली में नहीं था, सारी चीजें कैलकाटा में थी। कैलकाटा बाद में शिफ्ट हुई कैपिटल एज अ न्यू दिल्ली की, कब? 1911 में। तो ये चीज अगर बीच में आ जाती तो लिख लेना, 1911 में कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये कैलकाटा कहते थे। मींस इनके लिखने का तरीका क्या था? अगर हम कोलकाता लिख रहे हैं तो हम के लिख रहे हैं, बट उनका के हमेशा सी रहता था। ठीक है, चाहे वेदर वो कार्नेटिक हो या आरकोट, किसी भी वर्ड में तुम देखना, कन्नौर हो, कुर्ग हो, तो वो सी यूज करते थे एज अ के। तो लेकिन हम लोग के यूज करते हैं। तो कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम 1911 में कैलकाटा टू दिल्ली। ठीक है, बाद में उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर ली। और फिर उसके बाद टिल द इंडिपेंडेंस हमारी कोई कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई इन द ब्रिटिश रूल, वो दिल्ली ही रही हमेशा। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट की सबसे बड़ी खास बात थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये कितने में हुआ था? कहां पर हुआ था? एट कैलकाटा। तो याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कब हुआ था? 1774 में। तो इसकी डेट लिख लेना, 1774 में। ठीक है, और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस इन्होंने फिलहाल उसमें दिए थे। लेकिन अगर प्रेजेंट में हमें देखा जाए तो हमारे एक चीफ जस्टिस है और 34 जजेस हैं, जो कि स्ट्रेंथ अभी बढ़ाई गई है ना। तो प्रेजेंट में उस समय तो देखो इन्होंने पहला जो प्रयास किया था उसमें कितना था? वैसे इतना डीप पे नहीं पूछते कि कितने जज होते हैं कितने नहीं। सूरत में सबसे पहले जो इनकी फैक्ट्री लगी थी, सूरत गुजरात में लगी थी सबसे पहले। तो हम लोग ना इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, कि हम वहां से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि यूरोपियन में पहले कौन आया था। जैसे कि वास्को डिगामा आया था इतने में, 1498 में। ठीक है, तो वास्को डिगामा आया। उसके बाद वास्को डिगामा ने कौन से तट पर आया था? कालीकट, है ना। और कौन से राजा के थ्रू आया था, किसकी हेल्प के थ्रू आया था? उसके बाद वो सारी चीजें, वास्को डिगामा के बाद कौन आया था, वो सारे डेवलपमेंट्स हम ना मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर मेनली ये रूल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके डेवलपमेंट के बाद ही हमारा प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है ना। तो यहाँ तक देखो, फिर से देख लेना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था वो पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल और रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और पहली बार कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, इसमें एक वर्ड रह गया था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। पॉलिटिकल सिस्टम और ऐड कर लेना बस इसमें। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एज या डेजिग्नेट किया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसका पहला जो बना था कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा डेवलपमेंट इसमें हुआ था, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके सबऑर्डिनेट कर दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और थर्ड ये जो डेवलपमेंट लास्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में 1774 में। डेट याद रखना, कैलकाटा याद रखना, और ये याद रखना 1773 में आया था और 1774 में एस्टेब्लिशमेंट इसका हो गया था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये चीजें जो ये डेवलपमेंट है ये तुमको बस याद रखने, और बाकी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो बताने लायक है।
ठीक है, अब इसके बाद एक आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसकी बट डेट याद रखना, इतनी डेवलपमेंट उसके याद रखने की जरूरत नहीं है बस। एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसके बाद लिखना, ये दो ही रेगुलेटिंग एक्ट आए थे और इसके बाद चार्टर एक्ट स्टार्ट हो गए थे, तो चार्टर एक्ट लिखना। चार्टर एक्ट ये था 1833। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं बता रही थी ना कि इसमें फिर बाद में क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कैसे डेजिग्नेट किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि पहले तो सिर्फ इनका रूल बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन उसके बाद इंडिया, पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, तो इसमें लिखना, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसमें भी नाम है एक फेमस, जो गवर्नर थे उसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इंडिया, और जो सबसे पहले बने थे, मतलब इसके जस्ट बाद कौन बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, या किसी को पता है कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हाँ, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। देखो उसके बाद काफी सारे एक और चार्टर आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, तो इसमें लिख लेना चार्टर एक्ट ऑफ, एक आया था 1853, नथिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे वन डे एग्जाम में तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो नेक्स्ट जो डेवलपमेंट था वो था 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब 1858 वाला ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जस्ट 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने इंडिया का कंट्रोल सीधा अपने हाथों में ले लिया था। अब कंपनी का कोई से इस चीज में नहीं रहा। ठीक है, अब कंपनी का ना तो कोई इंटरफेयर है, कंपनी का रूल एक तरह से खत्म हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत सीधा उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ठीक है, और 1857 की क्रांति को याद रखना कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर भी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हम लिखवाएंगे उस चीज को कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो उससे ब्रिटिशर्स को इतना ज्यादा कह सकते थे कि उनकी रूट्स शेक हो गई थी, एक तरह से जड़ें हिल गई थी कि अच्छा इंडियंस ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति कंपनी के लिए सेटबैक था, और कंपनी को उसका इन्फ्लुएंस पूरा खत्म करके गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सेम इसमें भी वही चीज लिखनी है कि इसको कहा जाता था द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो इतने ज्यादा ऑब्सेस थे अपने आप को लेकर, तो ये लिखा था उन्होंने इसके बारे में, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट इन इंडिया।
बाकी गुड बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई चीज अच्छी नहीं हुई उनके ड्यूरिंग देयर पीरियड। सारा एक्सप्लॉइटेशन था एक तरह से। तो अब पहले जितनी भी चीजें होती थी वो कंपनी के नाम पर होती थी, जो होता था कंपनी के नाम पर अब जो भी होगा, कुछ भी अगर इश्यू करेगी कंपनी करेगी, या कुछ भी अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो वो किसके नाम पे होंगे? हिज मजेस्टी। हिज मजेस्टी मीन्स जो वहाँ पे क्राउन रूल पे जो भी बैठा हुआ है, कोई भी लॉर्ड है या क्वीन है, उसके नाम पर वो चीजें होंगी। तो सबसे पहला इन्होंने लिखा था कि इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by in the name of हर मजेस्टी या हिज मजेस्टी। तो हर मजेस्टी एलिजाबेथ उस समय थी, तो ये लिख लेना कि अब जो जो भी गवर्न होगा इंडिया, वो होगा इन द नेम ऑफ हर मजेस्टी। ठीक है, क्वीन के नाम पर, उनके नाम पर ही होगा जो भी होगा। और इसमें जो मेन फीचर था कि इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिस्ड हो गई थी। अबॉलिस्ड क्या उसको कहते हैं? अबॉलिश मीन्स खत्म कर दिया गया था। अबॉलिस्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो खत्म कर दिया गया था, या उसको अबॉलिश कर दिया गया था? तो 1858 इस एक्ट के थ्रू अबॉलिस्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और डायरेक्ट अपने कंट्रोल में इन्होंने ले लिया था इसका शासन। और एक और चीज, इन्होंने सारी चीजें ट्रांसफर कर ली थी। ट्रांसफर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस उसमें, ट्रांसफर ऑल द टेरिटरीज, टेरिटरीज किसे कहते हैं? जो क्षेत्र होते हैं, जो भी है ना, जो भी क्षेत्र थे उसके पोजेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सब उन्होंने अपनी तरफ ट्रांसफर कर दिए। तो ट्रांसफर ऑल द टेरिटरीज, पावर एंड रिवेन्यू। जो कंपनी का रिवेन्यू, उसकी शक्तियां, वो सब अपनी तरफ ले ली थी। यानी कि रिवेन्यू मीन्स वही कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को, वो प्रॉफिट उसके ट्रेड से, और जितना भी गवर्नमेंट का वो टैक्स कलेक्ट करते थे वो, और जितना भी मनी रिलेटेड चीजें हैं वो सब रिवेन्यू में आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें रिवेन्यू में आती है। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है रिवेन्यू। और रिवेन्यू में बेसिकली जैसे कि हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं ना, वो सारा गवर्नमेंट का रिवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अगर जो जितनी भी चीजें प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्या क्या है? जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सरकारी बसें हो गई, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट में आ गई, और टोल टैक्स। तो ये सारी चीजें हैं गवर्नमेंट का रिवेन्यू, है ना। रिवेन्यू मीन्स जिससे वो अपना एक तरह से इनकम जो करते हैं, तो वो सब रिवेन्यू में आता है। तो ये चीजें उन्होंने अपनी तरफ ट्रांसफर कर दी, यानी अब टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का है हम पर। ठीक है, हमारी सारी चीजें उनके नाम पर होंगी, सारी चीजें। तभी तो आपने सुना होगा साइमन कमीशन, वो सारी चीजें वही भेजते थे। फिर कभी कोई कमीशन भेज रहे हैं, कभी कोई कमीशन भेज रहे हैं ना। क्रिप्स मिशन भेजा, साइमन कमीशन, और फिर कैबिनेट मिशन भेजा। अब एक और चीज, पता नहीं इनका नाम चेंज करने में बड़ा वो रहता था, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसका नाम चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया हो गया। अब वो वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो कौन था वायसराय पहला? लॉर्ड कैनिंग। ये चीजें कंफ्यूज नहीं है, देखो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। और फिर वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना? ये लॉर्ड कैनिंग। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वो बंगाल के बारे में था, फिर इंडिया के बारे में, और फिर वायसराय ऑफ इंडिया, है ना। तो तीनों वर्ड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। ठीक है, तो
अगर फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड, तो फोर्थ इसमें क्या था? इट चेंज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय की स्पेलिंग ऐसी ही है, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया। और ये वाइसराय क्या होगा? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये प्रतिनिधि होगा ब्रिटिश क्राउन का। मतलब अब इंडिया में जो भी चीजें होंगी, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या फिर जितनी भी चीजें होंगी, जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो रेवेन्यू होगा, उसके लिए, सबके लिए ये वाइसराय ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो फर्स्ट सच ए वाइसराय इज लॉर्ड कैनिंग, और शॉर्ट में लिखा करो फर्स्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, फर्स्ट बना था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद बहुत सारे काउंसिल एक्ट आए, ऐसे ही बता रही हूँ। काउंसिल ऑफ एक्ट 1861, 1892 एंड 1909 ऑफ, इनके कुछ फीचर्स भी थे, बट ये हमने नहीं पढ़ना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने करने हैं बस, ठीक है। तो फिर एक आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, 1909 में। अभी मैं बता रही हूँ कि इसका इसका नाम मॉर्ले मिंटो क्यों है। तो लॉर्ड मॉर्ले उसके सेक्रेटरी थे उस समय, और लॉर्ड मिंटो उस समय के वाइसराय थे, ठीक है। तो इसके बाद ये लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। अब इसकी खास बात यह है, जो कि क्वेश्चन इसमें से ही आता है, कि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट इज। देखो, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, बीच में से सारी चीजें जो अननेसेसरी है वो हमने नहीं करनी है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो सबसे पहले तो इसमें याद रखना कि इसे मॉर्ले मिंटो क्यों कहते हैं। तो जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो मिंटे थे, मिंटो, वो थे वायसराय। और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस एक्ट का, ये आया था 1909 में, और इम्पॉर्टेंट फीचर था कि मुस्लिम्स को सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है मैं बता रही हूँ, कि उस समय क्या था, दो पार्टीज थी, मेनली दो पार्टीज थी, पार्टीज भी नहीं कह सकते, दो ऑर्गेनाइजेशन थी। एक ये कांग्रेस, ठीक है, कब बनी थी कांग्रेस, डेट याद है ना? हो गया। तो कांग्रेस बनी थी 1885 में, 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ था, और 1906 में, 1905 और 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग थी, उसके जो लीडर्स थे वो बहुत डिमांड करते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो पाकिस्तान वाला एरिया और बांग्लादेश वाला, कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वहाँ पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि इफ यू आर अ मुस्लिम, तो तुमको सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं वही वोट करेंगे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा तुम चुने जाओगे, और कोई वोट नहीं करेगा, और उस सीट पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, बस इसके बारे में इतना लिख लेना कि इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट साइन कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हमें फिर से करनी है,
तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्योंकि डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेवलपमेंट था, और वैसे सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन वैसे क्या है, अभी अभी इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे होता है, ऐसा कोई इलेक्टोरेट है नहीं ना। तो ये बहुत कम्युनल इन नेचर था, मीन्स कि वहां पर उसी कम्युनिटी के लोग को आप इलेक्ट कर सकते हो और किसी को नहीं। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था और कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया था, है ना। और जब अब हमारा प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडल्ट फ्रेंचाइज है, और सभी लोग इलेक्शन में इक्वल पार्ट, अगर वो 18 साल के तो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा इलेक्शन में खड़ा होने से, ना हमें रोकेगा कोई, है ना। तो ये सारी खड़े होने के लिए तो 25 है शायद, हाँ। और लेकिन वो हम इसमें पढ़ेंगे, और देने के लिए, वोट देने के लिए, है ना, 18। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोके कि नहीं इस वाले कैंडिडेट को क्यों दे रहा है, भाई तुम्हें जो पसंद आए उससे दो तुम वोट, ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी, है ना। तो देखो मैं इसमें लास्ट तुम्हारा कर देती हूँ एंड। तो इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कल। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंस एक्ट 1937। फिर पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि ये पता करके आना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना स्टार्ट हुआ था, कितने दिन में खत्म हो गया था, कौन कौन थे जिन्होंने बनाने के प्रोसीजर में ये सारी चीजें की थी, और कुछ कुछ फीचर जैसे कि कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से फीचर। ठीक है, समझ आया?